हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे विब्रियो कोलेरी की। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आता है, आ सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग सब चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस क्या करता है, लैब डायग्नोसिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे विब्रियो कोलेरी जो होता है। सबसे पहली बात, ये ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम नेगेटिव होता है, मोटाइल होता है और स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है ना। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। तो सोचने की कोशिश करेंगे क्या होता है कि कोलेरा इज अ सीरियस बैक्टीरियल डिजीज दैट यूजली कॉजेज सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये क्या करता है, विब्रियो कोलेरी जो है ये मैसिव डायरिया का मतलब कि सीरियस डायरिया बैक्टीरियल डिजीज कर सकता है, जो कि सीवियर डायरिया करा सकता है और डिहाइड्रेशन करा सकता है। द डिजीज इज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। ये कैसे स्प्रेड होता है, कंटेमिनेटेड वाटर। और कंटेमिनेटेड वाटर भी कैसे, उसमें जैसे आप अपना फीको मतलब फीकल आपका मटेरियल उसमें वॉश आउट हो गया, जैसे आप ड्रेनेज जो आपके यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है, ठीक है ना। तो फीकल मैटर डायरेक्टली एक्सक्रीटेड इनटू रिवर वाटर्स, तो वहाँ पे वो कंटेमिनेटेड होता है। तो वो भी जो भी बंदा उस कंटेमिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में आया तो उसको कोलेरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया में थोड़ा सा ये प्रिवलेंट है डिजीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी सैनिटेशन जो है प्रॉपर नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो ये एक बुरा मानने वाली बात है, लेकिन कोई ना, चलता है। तो मॉर्फोलॉजी इसकी देखने की कोशिश करेंगे कि मॉर्फोलॉजी इसके क्या है, कि मॉर्फोलॉजी इसमें क्या है, कि ग्राम नेगेटिव है। ये तो पहली बात, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक। और ये एक्टिवली मोटाइल है, शॉर्ट है, रिजिड है, शॉर्ट रिजिड है, कर्व बेसिला है, ठीक है ना। कर्व बेसिला है मतलब कॉमा शेप बेसिला है, इसको कॉमा शेप भी कहते हो, ठीक है ना। इसको कॉमा शेप बेसिलाई भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉमा शेप की ये हो जाए ऐसे, मतलब थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना। कॉमा शेप बेसिला है, ठीक है ना। तो ग्राम नेगेटिव होता है, एक्टिवली मोटाइल है, शॉर्ट रिजिड है, कर्व्ड बेसिलाई है, कॉमा शेप्ड है, ठीक है ना। ये बात हो गई। रिजेंबलिंग लेटर वी लेटर के फॉर्म में देख सकते हो कि रिजेंबल करता है। साइज इसकी क्या होगी, 1.5 माइक्रोमीटर इंटू 0.2 टू 0.4 माइक्रोमीटर इन साइज। इसकी साइज क्या होगी, 1.5 टू 0.2 इंटू 0.4 इतना माइक्रोमीटर इन साइज हो सकता है। 1.5 इंटू 0.2 टू 0.4 माइक्रोमीटर इन साइज इसकी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख सकते हो तो रखो। इसमें क्या होता है, पोलर फ्लैजेलम होते हैं और ये स्ट्रांगली एरोबिक होता है, ठीक है ना। ये स्ट्रांगली एरोबिक होता है, ठीक। इट हैव सो मैनी सब टाइप्स बट टू आर मेनली इंपॉर्टेंट। एल्टोर होता है, एक एल्टोर टाइप होता है वीडियो कोलेरे, और एक क्लासिकल टाइप होता है। पहले बात तो इसमें दो तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन वन एंटीजन। एक इसमें O1 एंटीजन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा भी कुछ कुछ एंटीजन्स होते हैं, उसे सब टाइप्स वाले होते हैं, जो कि O2 to 139 होता है, ठीक है ना। तो इसमें दो तरीके के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक होता है एल्टोर टाइप, एक होता है क्लासिकल टाइप, ठीक। तो जो पहले जो आपके 7 एंडेमिक्स थे, पहले जो 7 एंडेमिक्स पैंडेमिक्स मेनली हुए हैं, पहले 6 जो थे आपके क्लासिकल टाइप से हुए थे, और जो 7वां आपका पैंडेमिक आया था वो एल्टोर टाइप से आया था। तो उसके बीच में कुछ डिफरेंसेस है जो कि आपके लिए अभी इतना ज़रूरी नहीं है। तो खाली ये देखने की कोशिश करो, इट हैज सो मेनी सब टाइप्स बट टू आर मेनली इंपॉर्टेंट, एल्टोर एंड विब्रियो कोलेरी O1 टाइप, ठीक। विब्रियो कोलेरी O1 टाइप, ठीक है ना। तो टू सीवियरली कॉजिंग डिजीज, ये दो सीवियर कॉजिंग डिजीज करते हैं, ठीक है। इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ, इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो ये फीकर रोलर रूट से ट्रांसमिशन करा है। पुअर हाइजीन मैंने आपको बताया, पुअर सैनिटेशन या हाइजीन से ये हो सकता है। लुक लाइक कॉमन शेप बैक्टीरिया बता चुका हूँ। इट हैव 2 एंटीजन, बॉडी हैव सोमैटिक एंटीजन O और फ्लैजिला के पास H एंटीजन होता है, ठीक है ना। इट डायरेक्टली स्प्रेड्स थ्रू वाटर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये मैंने बता ही चुका हूँ। और वंस इट एंटर्ड इनटू बॉडी, तो पैथोजेनेसिस थोड़ी सी याद कर लो। अगर ये अपने बॉडी में एंटर किया तो क्या होगा, विब्रियो कोलेरी थ्रू आवर GI रीच इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू रेप्लिकेट। वो वहाँ पे अटैच कर लेगा किससे, अपने फ्लैजिला से। जो H एंटीजन के फ्लैजिला है, जो H एंटीजन वाला फ्लैजिला है, वहाँ से जाके वो अटैच कर लेगा उस पर, ठीक ना। इट विल अटैच लाइक दिस, ये जो आपका बैक्टीरिया है ये अटैच कर लेगा ये आपका फ्लैजिला से इंटेस्टाइनल वॉल में, ठीक है ना। ये अटैचमेंट इससे कर लेगा स्टार्ट, ये इसके बाद यहाँ से ये रेप्लिकेशन चालू कर देगा, ठीक। और आफ्टर उसके बाद अटैचमेंट के बाद कोलेरा टॉक्सिन रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो ये एंट्रोटॉक्सिन होता है, ठीक। इट एक्टिवेट्स एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, कैंप लेवल बढ़ा देगा। अगर एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया, कैंप लेवल बढ़ा दिया, तो क्या होगा, इससे क्या होने लग देगा बताओ। कैंप लेवल बढ़ा देगा, एडिनाइल साइक्लेज का लेवल बढ़ा देगा, तो क्या होगा, इट विल चेंज द परमेबिलिटी एंड कॉज लॉस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है ना।
ये परमेबिलिटी को चेंज कर देगा, लॉस ऑफ वाटर करा देगा, इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये बेसिकली कौन किस किस चीज़ का लॉस कराता है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। एक आयन होता है क्लोराइड आयन, ठीक है ना, इट विल लीड टू डायरिया, लॉस ऑफ वाटर एंड क्लोराइड आयन लॉस्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो क्लोराइड आयन क्यों जाएगा, क्योंकि बेसिकली सोडियम के साथ वाटर कंबाइन करता है, तो सोडियम भी लॉस्ट हो रहा है तो क्लोराइड भी जाएगा, वाटर भी जाएगा। तो यही कारण है इसका। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, मैसिव डायरिया कह देते हैं। इसके परमेबिलिटी चेंज करेगा तो और क्या करेगा, लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अब टाइप्स ऑफ डायरिया की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, टाइप्स ऑफ डायरिया कैसे कैसे होते हैं, कुछ डायरिया की मैं बात कर लूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आ सकता है आपके कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि कितने तरह के डायरिया तुम जानते हो, ठीक है ना। तो एक आपको बताना इन्वेजिव होता है कि डैमेज ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल्स, पॉसिबल ब्लड प्रेजेंट इन डायरिया। जैसे आपके कुछ इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया इन्वेड कर लिया, ठीक, वहाँ पे क्या करेगा, इन्वेड कर लिया तो कुछ आपके इंटेस्टाइनल वॉल को डैमेज देगा। अगर डैमेज देगा तो ब्लड उसमें से आएगा, ब्लड आएगा तो प्रेजेंट इन डायरिया में ब्लडी डायरिया तुम देख सकते हो। तो ये ई कोलाई में आपको देखने को मिलेगा, इंट्रोहेमोरेजिक टाइप ऑफ कोलाई में, ठीक है ना। ऑस्मोटिक में देख सकते हो ऑस्मोटिक डायरिया, ऑस्मोटिक प्रोसेस से, जो कि रोटा वायरस इन्फेक्शन में। रोटा वायरस किसमें, बच्चों में मोस्टली सबसे कॉमन जो डायरिया होता है वो रोटा वायरस के कारण होता है। ये आपके पीजी एग्जाम में सवाल आता है, ये चीज़ एक याद रखना। ये ऑस्मोटिक प्रोसेस हो गया। सेक्रेटरी डायरिया, इन द ल्यूमेन ऑफ इनटू द ल्यूमेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर सेक्रेटेड, सो विब्रियो कोलेरी सेक्रेटेड इन डायरिया। तो ये सेक्रेटरी टाइप का डायरिया है विब्रियो कोलेरी, और मिक्स में सबका किसी का भी टाइप हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टाइप, ठीक। इसका क्लासिफिकेशन का रेशनल क्या है, इसका क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज बेसिकली टू मेक क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करेगा। अगर आपके डायरिया में क्या आ रहा है, आपके डायरिया में ब्लड आ रहा है, तो आप किसके बारे में सोचोगे, ब्लडी डायरिया, इन्वेजिव डायरिया हो सकता है, इन्वेजिव बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। अगर कोई ऑस्मोटिक प्रोसेस से आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रोसेस से रोटा वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, या अगर कोई आपके उसमें इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है या मैसिव डायरिया देख रहे हो, तो क्या हो सकता है आपके, क्या हो सकता है, आप क्या करोगे, सेक्रेटरी डायरिया देखो। मिक्स टाइप का तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। सिम्टम्स की मैं बात करूँ, सिम्टम्स क्या क्या होंगे। द पेशेंट अफेक्टेड विब्रियो कोलेरी सिम्टम्स अपीयर विद इन 48 आवर्स। 2 दिन के अंदर में आपके जो सिम्टम्स है वो आ जाएंगे, ठीक है ना। पेशेंट कंप्लेंट द अमाउंट ऑफ डायरिया इज हाई, ठीक है, डायरिया का अमाउंट जो है बहुत ही हाई होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मैसिव डायरिया कहते थे, ठीक है ना। मोर देन 6 to 8 टाइम्स, मतलब कि 6 to 10 टाइम्स तक आप दिन में वॉशरूम जाओगे, ठीक है, डायरिया होने का, ठीक है। कलर ऑफ डायरिया लुक्स लाइक राइस वाटर डायरिया इसीलिए कहते हैं, राइस वाटर की तरह इसका कलर होता है, पेल, एकदम पेल वाइटिश कलर का थोड़ा सा इसका अपीयरेंस होता है। अदर कंप्लेंट आर डिहाइड्रेशन बंदे को अगर इतना मैसिव डायरिया हो रहा है तो भाई डिहाइड्रेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग। नो पेन इन एब्डोमेन अफेक्टेड विब्रियो कोलेरी, वहाँ पे पेन नहीं होगा क्योंकि इन्वेजिव टाइप का बेसिकली जहाँ पेन होगा, समझ लो कि अगर पेन होता है तो मोस्टली आप केसेस में किस केसेस में देख सकते हो, पेन विद अलॉन्ग विद डायरिया, तो इन्वेजिव केसेस में आप लोग ज़्यादा देख सकते हो। उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो तो बात की चीज़ है। नो पेन इन एब्डोमेन अफेक्टेड विब्रियो कोलेरी, स्टार्टिंग डायरिया इट प्रोग्रेस टू वॉमिटिंग, ठीक है ना। अगर डायरिया भी हो गया तो ये वॉमिटिंग के बाद, मतलब कि वॉमिटिंग भी बाद में इसमें हो सकती है। नोजिया नहीं होता इसमें, ठीक है, नोजिया नहीं होता, वॉमिटिंग केवल होती है, ठीक है। इस टाइप ऑफ डायरिया में केवल क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया नहीं होता। नॉट कॉजिंग फीवर सेट ऑफ सिम्टम्स, यहाँ फीवर सेट ऑफ सिम्टम्स नहीं आते, फीवर का सिम्टम्स नहीं आते, फीवर सेट ऑफ सिम्टम्स नहीं आते। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, मस्कुलर पेन होगा, रीनल फेलियर हो जाएगा, पल्मोनरी इडीमा हो जाएगा, कार्डियक एरिथमिया क्यों हुआ, वाटर लॉस इतना हो गया, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई, तो कार्डियक मतलब कि उतना ब्लड मिल नहीं पा रहा है, तो हार्ट क्या करेगा, एरिथमिया में चला जाएगा। पल्मोनरी इडीमा हो सकता है, ठीक है। लंग्स का कंजेशन के कारण से रीनल फेलियर हो सकता है, भाई इतना कम वॉल्यूम है, मस्कुलर पेन भी हो सकती है इसको, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट मैं बात करूं लैब डायग्नोसिस की, तो इसका लैब डायग्नोसिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से मीडिया यूज़ होते हैं, तो ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। तो विब्रियो कोलेरी, पहली बात तो ये फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, ये चीज़ याद रखनी है। पहली बात तो एरोबिक है, एनारोबिक दोनों हो सकता है, ठीक है ना, ठीक। तो ग्रोस टेम्परेचर रेंज ऑफ 16 to 40 डिग्री सेल्सियस, 16 से 40 डिग्री सेल्सियस पे ये ग्रो कर सकता है। ऑप्टिमल टेम्परेचर अपना ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है उसी पे ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। तो ग्रोथ इज बेटर इन अल्कलाइन मीडियम पीएच, ये अल्कलाइन मीडियम पीएच पे बेटर ग्रोथ होता है, तो बेसिक मीडियम में ये ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है। तो अल्कलाइन पेप्टोन वाटर इसमें ट्रांसपोर्ट मीडिया इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसी कारण से,
ठीक है ना। अरे ट्रांसपोर्ट मीडिया कह रहा हूँ, सॉरी, इनरिचमेंट मीडिया, इसमें अल्कालाइन पेप्टोन वाटर यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया इसमें दो होते हैं, एक वेंकटरमन रामाकृष्णन मीडिया होता है और एक कैरी ब्लेयर मीडिया होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप देख लेना एक बार कि मैं सही बोल रहा हूँ, एक गलत बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से 99% मैं श्योर हूँ कि यही होगा, ठीक है। वेंकटरमन रामाकृष्णन मीडिया और कैरी ब्लेयर मीडिया जो कि ट्रांसपोर्ट मीडिया होते हैं, और जो आपका ये अल्कलाइन पेप्टोन वाटर है इनरिचमेंट मीडिया होगा इसका, ठीक है ना। और इसमें एक और मीडिया होता है इसका, सिलेक्टिव मीडिया भी होता है, वो TCBS होता है, ठीक है। थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज, ठीक है ना। थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज कहते हैं, वो इसका सिलेक्टिव मीडिया होता है, जो कि वहाँ पे क्या होता है कि ग्रीन से येलो हो जाता है, ठीक है ना, ड्यू टू सुक्रोज लाइसिस। सुक्रोज की लाइसिस के कारण ग्रीन से येलो हो जाएगा, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट। तो यही बात मैं इसमें कर रहा था कि इट ग्रोज ऑर्डिनरी मीडिया में भी ग्रो कर जाएगा। सिलेक्टिव मीडिया ये TCBS आ ही गया कि थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सुक्रोज, ठीक है ना। अगर थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सुक्रोज TCBS, थायोसल्फेट सिट्रेट, ये T से थायोसल्फेट हो गया, C से सिट्रेट हो गया, ये B से बाइल हो गया, S से सुक्रोज अगार हो गया, ठीक है ना। ऑन विच प्रोड्यूसेस येलो कॉलोनी दैट आर ग्रीन से येलो कॉलोनी बना लेता है, ठीक है, मतलब कि ड्यू टू लाइसिस, सुक्रोज की लाइसिस के कारण, दैट आर रेडिली विजिबल अगेंस्ट द डार्क ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ द अगार, ठीक है ना। डार्क ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ द अगार में ये विजिबल हो जाएगा। बायोकेमिकल इसके रिएक्शंस क्या क्या होंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस इसमें क्या क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, इस पर फर्मेंटिव कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फर्मेंटिव प्रोड्यूसिंग एसिड बट नो गैस। यहाँ पे गैस नहीं बनेगी, यहाँ पे केवल एसिड बनेगी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के कारण, ठीक है ना। इट फर्मेंट ग्लूकोज, मैनिटॉल, माल्टोज, सुक्रोज बट नॉट इनोसिटॉल, राबिनोज और लैक्टोज। ये सब का ये नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, ठीक है ना। तबीयत खराब चलती रहती, इंसान हूँ, ठीक है। इंसान भी एक मशीन है, मशीन भी खराब होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा, बट जो है आपके सामने है, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से फर्मेंटिंग होगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा बट नो गैस। ये फर्मेंट करेगा ग्लूकोज, मैनिटॉल, माल्टोज, शुगर को, लेकिन किसको नहीं करेगा, इनोसिटॉल, राबिनोज और लैक्टोज को ये फर्मेंट नहीं करेगा, ठीक है। किसको, ठीक है ना। इंडोल इज फॉर्म्ड एंड नाइट्रेट आर रिड्यूस टू नाइट्राइट्स। नाइट्रेट को नाइट्राइट्स में अपन रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक कैटलेज एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। क्या है ये, कैटलेज एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और मिथाइल रेड और यूरियस टेस्ट नेगेटिव देगा ये, ठीक है ना। मिथाइल और यूरियस टेस्ट नेगेटिव देगा ये। तो यहाँ पे एक मेमोनिक याद कर लेना, कॉइन्स करके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग सी चीज़ बता रहा हूँ, याद कर सकते हो अगर करो तो। सिट्रेट जो है कैटलेज पॉजिटिव हो गई है, कैटलेज ऑक्सीडेज, इंडोल का देख ही रहे हो, इंडोल नाइट्रेट से नाइट्राइट फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, ठीक है। और एक होता है सुक्रोज लाइसिस। सुक्रोज लाइसिस में बताई होगी आपको, कहीं कहाँ गई, ये रही सुक्रोज लाइसिस, कहाँ है, अभी बताई थी आपको कहीं, हाँ सुक्रोज लाइसिस TCBS में, ठीक है ना। TCBS में सुक्रोज लाइसिस होती है, ठीक है ना। उसके कारण से क्या होता है, ग्रीन से येलो होती है, तो सुक्रोज लाइसिस टेस्ट भी देगा ये, सुक्रोज लाइसिस टेस्ट भी देगा। तो ये सारे इसमें पॉजिटिव होंगे, ठीक है, फॉर विब्रियो कोलेरी। अगर इसको याद कर लिया तो आपको बायोकेमिकल रिएक्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ, तो रेजिस्टेंस किसके बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की अपन बात करेंगे कि विब्रियो कॉलोनीज आर ससेप्टेबल टू हीट, ड्राइंग एंड एसिड लेबाइल होते हैं बेसिकली, बट रेजिस्टेंट टू हाई एल्कलाइनिटी। कभी कभार क्या होता ससेप्टेबल होते हैं हीट के, ड्राइंग के, एसिड के, एसिड लेबाइल इसलिए हो गए तो, लेकिन क्या होगा कि ये रेजिस्टेंट होते हैं हाई एल्कलिनिटी से रेजिस्टेंट होते हैं। दे आर डिस्ट्रॉयड एट 55 डिग्री सेल्सियस इन 15 मिनट। 15 मिनट में अगर 15 मिनट आपने 55 डिग्री सेल्सियस पे रह लिया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है ना। और दे सर्वाइव इन क्लीन वाटर फॉर 30 डेज। ये क्लीन वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं 30 दिनों तक। ऑन फ्रूट्स दे कैन सर्वाइव फॉर 1 to 5 days एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर अ वीक इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। ये मतलब कि फ्रूट पे ये 1 से 5 दिन तक रूम टेम्परेचर पे रह सकते हैं, और ये आपके रेफ्रिजरेटर में 1 हफ्ते तक रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात रही आपके रेजिस्टेंस के लेके।
इसके लैब डायग्नोसिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिमेन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट के इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, आ तो गया आपका। स्टूल स्पेसिमेन सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग विब्रियो स्पीशीज शुड बी कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड इन द कैरी ब्लेयर मीडियम। कैरी ब्लेयर मीडियम में ही इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो इसके साथ एक और मीडियम होता है वो याद रखना, वेंकटरमन रामाकृष्णन मीडिया यूज करते हैं। उसको कैसे याद करना है मैं ये भी बता दे रहा हूँ, VC, ठीक है, विब्रियो कोलेरी, तो V से वेंकटरमन रामाकृष्णन, वेंकटरमन रामाकृष्णन मीडिया होता है, ठीक है, रामाकृष्णन, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे मेरा साउथ इंडिया वाला नहीं आ गया, थोड़ा सा वेंकटरमन रामाकृष्णन मीडिया, ठीक है, तो वो देख लेना। और एक होता है कैरी ब्लेयर मीडिया, ठीक है, कैरी ब्लेयर मीडिया, ठीक। ये हो गया आपका 2 चीज़ें लैब डायग्नोसिस में ट्रांसपोर्ट मीडिया के लिए। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा जो आपसे, वो होगा कौन सा, मैकोंकी अगार, ठीक। मैकोंकी अगार में भी कलरलेस टू पिंक दे सकता है। बफर्ड ग्लिसरॉल मीडियम में इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ग्लूकोज इज टॉक्सिक। बफर्ड ग्लिसरॉल टेस्ट नहीं देता है, ये याद करो ना करो कोई मतलब नहीं है इसका। Feces is preferable but rectal swabs are acceptable during the acute phase of diarrheal illness। तो फीसेस का हम लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज बजाय कि रेक्टल स्वैब्स के, बिकॉज एक्यूट फेज में डायरियल इलनेस में ज़्यादातर विब्रियो कोलेरे जो होते हैं आपकी डायरिया में फीसेस में आते हैं। एल्कालाइन पेप्टोन वाटर इज आइडियल एनरिचमेंट मीडियम में बता ही चुका हूँ। डायरेक्ट डिटेक्शन मेथड्स में डायरेक्ट डिटेक्शन मेथड कौन कौन से होंगे, विब्रियो कोलेरी कैन बी डिटेक्टेड इन स्टूल यूजिंग एलिजा से हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिकली विब्रियोज आर ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, स्ट्रेट एंड स्ट्राइकली कर्व्ड कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक। व्हेन स्मूल स्पेसिमेन्स आर एग्जामाइंड यूजिंग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी द बेसिला एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक रैपिड डार्टिंग, ठीक है। अगर इसको हम लोग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पे हम लोग एग्जामिन करेंगे तो डार्टिंग मोटेलिटी देगा, ठीक है ना, शूटिंग स्टार मोटेलिटी इसको कहते हैं। तो आपके वाइवा में एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि आपसे पूछेगा भैया बताओ शूटिंग स्टार मोटेलिटी कहाँ देखते हो, तो आपको क्या बोलना है, विब्रियो कोलेरी में देखते हैं। ट्रीटमेंट इसके क्या क्या होंगे, ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो पेशेंट विद कोलेरा इज ड्रिंकिंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट द कोलेरा इंड्यूस्ड डिहाइड्रेशन। तो पेशेंट जो कोई कोलेरा से सफ़र कर रहा है उसको ORS दे दो। तुम्हें ट्रीटमेंट में क्या देना, बेसिकली ORS दे दो इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट द कोलेरा इंड्यूस्ड डिहाइड्रेशन। काउंटरैक्ट करने के लिए कौन सा दे दो, ORS दे दो सोल्यूशन, या पानी पिला दो को। तो ओरल टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं फॉर द रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ विब्रियो एक्सक्रीशन, इसको विब्रियो एक्सक्रीशन के पीरियड को थोड़ा सा रिड्यूस करता है टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रिंग टेस्ट देते हैं यूज टू आइडेंटिफाई विब्रियो कॉलोनीज। तो इसमें क्या करते हैं, सोडियम डीऑक्सीकोलेट सोल्यूशन देते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, लो फुल ऑफ वाइब्रियो ग्रोथ लेते हैं, उसमें ड्रॉप ऑफ 0.5 सोडियम डीऑक्सीकोलेट सोल्यूशन देते हैं, बाइल सॉल्ट जो कि बेसिकली होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो है म्यूकॉइड हो सकता है, उसको स्ट्रिंग से खींचोगे तो स्ट्रिंग के फॉर्म में निकलेगा बाहर। अगर लूप से उसको निकालोगे ना तो स्ट्रिंग के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कोलेरा रेड रिएक्शन। व्हाट इज कोलेरा रेड रिएक्शन? बेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर विब्रियो कोलेरे के लिए बेस्ट आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और पेप्टोन कल्चर लेते हैं। एक सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, एक पेप्टोन कल्चर लेंगे, अलाउ फॉर 24 आवर, वहाँ पे 24 घंटे की छोड़ देंगे। पेप्टोन कल्चर लेंगे और क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे ड्रॉप्स उसके क्या कंसनट्रेटेड, ठीक है। 24 आवर के लिए छोड़ देंगे तो वहाँ पे एक रेड कलर का आपका फॉर्मेशन दिखने को मिलेगा। तो ये इतनी बात रही आपकी विब्रियो कोलेरे की। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना जो ना समझ में आया हो पूछने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब करो। और यार बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।